नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। वैश्विक चर्चाओं में आज हम बात करेंगे फिनलैंड की, जो कि चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों चर्चाओं में बना हुआ है, इसका कारण है यह नाटो की सदस्यता स्वीकार करना चाहता है और इसके लिए इसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने देखा कि नाटो की सदस्यता को लेकर एक देश और जो कि युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वह है हमारा यूक्रेन के जो हालात हैं सारी दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं और इसी प्रकार की गलती फिनलैंड करने जा रहा है। अतः इसके चलते यह बहुत ही चर्चाओं में बना हुआ है और आप देख सकते हैं फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से क्या परिणाम हो सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या है नाटो, क्या है फिनलैंडाइजेशन। इन सभी शब्दों की व्याख्या हम करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है। यह आप देख सकते हैं, यह है जो कि फिनलैंड है, वहाँ की प्रेसिडेंट सन्ना मरीन, और बहुत ही यंगेस्ट हैं। बहुत ही अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, जो कि यूरोपीय देशों में से एक है फिनलैंड। और फिनलैंड जैसे कि देश है और यहाँ पर जो नॉर्डिक कंट्री है, यह अपने जो भी देशों के विभिन्न सूचकांक आते हैं उनमें हमेशा उच्च स्तर पर रहते हैं। इनकी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चलती हैं। आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं फिनलैंडाइजेशन क्या है। तो फिनलैंडाइजेशन का तात्पर्य यह होता है कि फिनलैंड अपनी एक नीति को लेकर चलता आ रहा था। यूरोप के अन्य देशों की तरह हम देख सकते हैं कि दो गुट जो जहाँ पर बटे हुए हैं यूरोप में, हम देख सकते हैं कि और यूरोप में जैसे ही यहाँ पर जो सोवियत संघ का विघटन होता है, तो इसके बाद जो यहाँ से देश निकल कर आते हैं, कुछ देश अमेरिका के नाटो की ओर प्रस्थान करते हैं तथा कुछ देश रसिया के साथ व्यवहार बनाकर या अच्छे से नीति को अपनाकर यहाँ इसके साथ संबंध बनाए हुए थे। इन्हीं देशों में से जो कि यूक्रेन था वह भी एक हिस्सा हुआ करता था और फिनलैंड ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। ना तो यह यूरोप की ओर झुका हुआ था और ना ही यह अमेरिका की ओर झुका हुआ था। तो इस प्रकार की नीति को फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है। शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें कि फिनलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, यह अपनी तटस्थता की नीति का परिचय देता है। अतः निर्भरता के मायनों में देखा जाए तो यह ना तो अमेरिका की विचारधारा का सम्मान करता है पूर्ण रूप से और ना ही यूएसए की विचारधारा का सम्मान करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों की विचारधारा को साथ में लेकर चलता है। और आगे हम देख सकते हैं इस नीति से यह कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है तथा यूक्रेन को बचाने के लिए इसी के मॉडल पर कार्य करने की बात की जा रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा बात कही गई थी कि यूक्रेन यदि फिनलैंड जैसा पाथ लेकर चलता है, इसकी जैसी नीति को लेकर चलता है, तो वह सुरक्षित रह सकता है। अतः जिस देश का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा था, वही देश क्या कर रहा है, इस प्रकार की गलती कर रहा है जो कि यूक्रेन पहले ही कर चुका है। यूक्रेन के द्वारा नाटो में शामिल होने की बात की गई थी। अतः इसी के चलते जो आज विवाद की स्थिति में वह बना हुआ है, इसी प्रकार की गलती आज फिनलैंड के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार इसके द्वारा नाटो की बात की गई, तो रसिया जो एग्रेशन में आ गया और रसिया के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए कि यदि इस प्रकार का कार्य होता है तो हम इस पर एक्शन लेंगे। और यह जो छोटी सी बात है और कम शब्दों में की गई बात बहुत ही बड़े युद्ध के परिणाम या फिर बहुत ही बड़ी जो कि आने वाली आशंकाओं को व्यक्त करता है। इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि फिनलैंड आखिरकार में चर्चा में क्यों है। फिनलैंड द्वारा नाटो में शामिल होने की बात की गई। फिनलैंड देश को अशांति में ढकेल सकता है यह निर्णय, जो इसका निर्णय है नाटो में शामिल होने का, चूँकि इसको जो अशांति में ढकेल सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिनलैंड और रसिया के बीच एक संधि हुई थी। तो संधि के दौरान यह बातें करी गई थी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं YYA ट्रीटी के नाम से 1948 में यह संधि हुई थी, जो कि उस समय पर जो रसिया था वह USSR यानी सोवियत संघ हुआ करता था। और जो संधि की गई थी, तो इस संधि के अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि फिनलैंड पर आक्रमण, यदि कोई देश फिनलैंड पर आक्रमण करता है तो हम इसकी सुरक्षा, मतलब इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो हमारे पास हो।
यानी फिनलैंड कह रहा था इस ट्रीटी के माध्यम से, यदि हम पर कोई भी देश यहाँ पर आक्रमण करता है तो सीधी जिम्मेदारी हमारे पास होगी, कोई भी देश हमारे साथ नहीं आएगा, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो सहायता लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे, सोवियत संघ के पास जाएंगे। और इसी ट्रीटी का उल्लंघन करने का प्रयत्न फिनलैंड के द्वारा किया जा रहा है। यदि वह इस ट्रीटी का उल्लंघन करता है तो यह सीधे सीधे तौर पर किसके, रसिया के विपक्ष में चला जाएगा, और नाटो रसिया के विपक्षपूर्ण नीति अपना रहा है। और इसी नीति के चलते अब हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर रसिया है वह उसके विरोध में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूक्रेन जैसी समस्याएं यहाँ पर उपस्थित हो सकती हैं, मौजूद हो सकती हैं, और यूक्रेन जैसी समस्याएं ना पनपे इसके लिए सारी दुनिया के द्वारा, मतलब जो भी विश्व की स्थिति है उसके द्वारा यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी इस चीज़ को रोका जाए, और यदि यह निर्णय लिया जाता है तो इसके नकारात्मक भी परिणाम निकल कर आएंगे। अब बात करें हम नाटो की, तो नाटो के बारे में चर्चा हम अपने एक सेपरेट लेक्चर में कर चुके हैं, जिसकी जो लिंक है वह हम आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उपस्थित मिलेगी आपको, तो उस पर आपको जाना है और नाटो के बारे में समस्त जानकारी वहां पर आपको प्राप्त हो जाए। परिणामों को समझे कि फिनलैंड जैसे ही यहाँ पर जो कि नाटो की सदस्यता है उसको स्वीकार करता है, तो हम देख सकते हैं इसके परिणाम क्या होंगे। नाटो एक सैनिक संगठन है, यानी यह एक सैनिक संगठन होने के साथ साथ यह जो कार्य करता है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो नाटो है उसको जो बनाया गया था इसके पीछे एक उद्देश्य था कि ये जो कि यूएसएसआर है, जैसे ही इसका विघटन हुआ है तो यूएसएसआर के बाद जो विघटित हुआ रसिया है, यानी रसिया देश है, इसको किस प्रकार टैकल किया जाए, यानी यह अब पुनः यूएसएसआर का रूप धारण ना कर ले, यानी जो कि यूएसएसआर से होकर जो देश अलग हुए हैं पुनः इसको शामिल ना कर लें, इसके लिए नाटो बनाया गया था। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाटो केवल इसीलिए बनाया गया है कि यूएसएसआर अपनी वृद्धि ना कर सके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार जैसे अलग होते हैं, और यह कुछ ट्रीटी के माध्यम से यह जो यहाँ पर जो देश थे विघटित हुए थे वह ट्रीटी के माध्यम से हुए थे। तो बाई ये ट्रीटी जो है वह इसी प्रकार की ट्रीटी थी। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही कोई भी देश जो कि यूरोपीय साइड जाने का प्रयास करता है, यूरोपीय देश जो कि यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, अतः अमेरिका की ओर या नाटो की ओर जाने का प्रयास करता है, तो वह सीधे सीधे जो कि रसिया है इसके विरोध में आ जाता है। रसिया की यह नीति रही है कि वह पुनः इसको जो कि यूएसएसआर का स्वरूप था उसको विस्तृत कर सके, यानी पुनः उसी स्वरूप में लाना चाहता था, और अगर इसके विपरीत स्थिति में कोई भी कार्य किया जाता था तो उसको बरहमिस यह चिंता खलती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निरंतर ही इन देशों का जो भी यहाँ पर यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे वह नाटो में शामिल होते गए, और इसकी और अधिक देशों के शामिल होने की आशंका होने पर रसिया ने विरोध जताना शुरू किया, जो कि यूक्रेन का विवाद है वह इसी कारण से पनपा है। तो आगे हम देख सकते हैं कि नाटो के बारे में जो जानकारी है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, तथा इसे 1949 में जब यूएसएसआर हुआ करता था उसी समय पर बना दिया गया था। यदि नाटो में शामिल किसी देश पर वॉर किया जाता है या उस पर आक्रमण किया जाता है तो वह नाटो के सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा, या फिर हम देख सकते हैं कि जो भी नाटो देशों में शामिल जो भी सेना है वह सेना मिलकर उस देश का विरोध करेगी या उस देश पर आक्रमण करेगी जो कि जिसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाटो में कौन कौन से देश शामिल हैं। 1949 की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, इटली है, कनाडा है, लग्जमबर्ग है, नॉर्थ आइसलैंड है, नॉर्वे है, और पुर्तगाल है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, ग्रीस, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1952 से लेकर 1990 तक ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन यह देश इसमें शामिल होते गए। 1999 की बात करें तो पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक इसमें शामिल हुए। 2004 से 2009 की बात करें तो बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया और यह है क्रोएशिया, यह देश यहाँ पर शामिल होते गए। और 17 से 19 की बात करें तो नए नए जो देश है यह आपको याद रखने हैं, मोंटीनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया,
यह जो देश हैं 2017 से लेकर 2020 के बीच में यह जो शामिल हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो वैश्विक है, जो यूरोप है, वह धीरे धीरे कहाँ पर जा रहा है, यूएसए की तरफ जा रहा है और यूएसएसआर का तरफ टर्न हो रहा है। अतः एक विकसित एवं बड़े देश की नीति यह होती है कि उसके जो भी पार्ट हैं वह उसमें शामिल रहें, तो और जो भी उसका वर्चस्व इतिहास में रहा है वह हमेशा ही बना रहे। और रसिया के द्वारा यह बात सोची जाती है कि जैसे ही यहाँ पर उसके वर्चस्व पर की कोई भी चोट करता है तो उसका बुरा लगता है और उसके कारण ही यह अपनी नीति को इसके ओर विपक्ष में ला देते हैं। और हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से वह इस जो कि ये तटस्थता की नीति है, यूएसएसआर का विघटन है, उसको रोकने का निरंतर ही प्रयास किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपके द्वारा जो मेरे द्वारा जो आपको जानकारी प्राप्त कराई गई है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी कि क्या है फिनलैंडाइजेशन, क्या होता है नाटो में शामिल होने का परिणाम, और नाटो की बारे में जो लेक्चर है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अतः आप उसको अध्ययन करें और भी अच्छे तरीके से आपको यह बात समझ में आएगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।